चलिए, तो हम अपनी अगली क्लास से जुड़ गए हैं और ये हमारी बाल विकास की अगली क्लास है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और न्यू सिलेबस के बारे में बताइए। तो अभी नोटिफिकेशन आया है, न्यू सिलेबस नहीं आया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नया सिलेबस आ जाएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पुराना सिलेबस हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि वो पुराना हो चुका था। हो सकता है अब नए में कुछ बदलाव हो गए हों, बदलाव होने की ज़्यादा चांस तो नहीं है, लेकिन अब नया सिलेबस आएगा तो हम उसको बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नया है अब वही आना है आपके एग्ज़ाम में। तो नए सिलेबस को हम अच्छे से समझेंगे क्या है उसमें। अभी आया नहीं है इसलिए हम उसको कर नहीं रहे हैं, जब आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको ग्रुप में बता दिया था कि 20 तारीख यानी कि कल से आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, जो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पेपर, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और आपको जो भी क्वेरी हो या आप जो भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करें। आप कमेंट में मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबका आंसर देता हूँ, जो पूछते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी समस्या है, आप जो भी पूछना चाहते हो आप कमेंट कर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी एक दोस्त को शेयर कर दें। बाकी हम लोग जो है, एक टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है डेवलपमेंट और ग्रोथ से संबंधित, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हम ये दूसरा टॉपिक कर रहे थे और आज हम जो पढ़ेंगे और ये आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट डे यानी कि कल से हम तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। इस पर एक पूरा टॉपिक है, वो हम कल शुरू करेंगे। आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत को ख़त्म करेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इसके पहले बाल विकास की उपयोगिता और महत्व, कि हम लोग बाल विकास क्यों पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि बाल विकास की क्या उपयोगिता है, क्या इसके महत्व है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं। हम टीचर बनते हैं तो हमें क्यों ये पढ़ाया जाता है। तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बालकों के स्वभाव को समझने में हमें सहायता करता है। यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ चिल्ड्रन, हमें बच्चों के नेचर को समझने में ये मदद करता है। बाल विकास ये सभी प्रकार के अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से उनकी शारीरिक कुशलताएं और शारीरिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं, भावात्मक योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनकी विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है और उस प्रकार से हम उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो हमारे सामने जो बच्चे आते हैं जिनको हमें पढ़ाना है, तो ये बाल विकास जो हम पढ़ के जाते हैं ये हमारी मदद करता है उनकी मानसिक योग्यताओं को समझने में, उनके शारीरिक बनावट को समझने में, शारीरिक योग्यताओं को समझने में, भाषाई कुशलता को समझने में, सभी प्रकार की कुशलताओं को उनसे संबंधित समझने में हमारी मदद करता है। और उस हिसाब से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, उस हिसाब से उनको पढ़ा सकते हैं। तो बाल विकास जो है ये बच्चों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है। दूसरा है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। देखिए, यदि आपने बाल विकास पढ़ा है और बच्चों के बारे में आपको पता है कि इनमें कैसे बदलाव होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे इनका विकास और वृद्धि होती है, तो इसके माध्यम से आप उनको अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं और एक प्रभावशाली शिक्षा में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बाल विकास जो है वो बालकों के शिक्षण में यूजफुल इज़ चाइल्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बच्चों की ट्रेनिंग और एजुकेशन में ये हमारी मदद करता है, उनको हमें कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी है। इसके बाद तीसरा है बालकों के विकास को समझने में सहायक। बालकों के विकास को समझने में सहायक, उनका विकास कैसे होता है, कैसे उनका मानसिक विकास होता है, कैसे उनका शारीरिक विकास होता है, ये सभी प्रकार के विकास को समझने में बाल विकास हमारी मदद करता है। तो ये तीन आपको यदि ना पता हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इनको समझ लो बस। इसके बाद चौथा है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन क्रिएटिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, हमें बच्चों के लिए अच्छा वातावरण देना है। यदि हम उन्हें अच्छा वातावरण देंगे तो उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बाल विकास ये हमें बताता है कि उनको उपयुक्त वातावरण दो और कैसे उपयुक्त वातावरण, उनको अच्छा वातावरण दिया जा सकता है ताकि उनका बहुत अच्छा विकास हो सके, एक उच्च स्तर का विकास हो सके और अच्छे इंसान बन सके अपने जीवन में। तो बाल विकास हमारी मदद करता है, उनको अच्छा वातावरण बनाने में उपयोगी है। इसके बाद बालकों के व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी है, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, बालकों के व्यक्तित्व को समझने में ये हमारी मदद करता है।
तो बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी मिलते हैं। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से प्रेरक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उन सभी को हम समझते हुए बालक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं कि बालक की पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है, ये अलग से टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आगे मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि बालक को कैसे अच्छा प्राणी बनाना है, कैसे उसका व्यक्तित्व का विकास करना है, इसको समझने में बाल विकास हमारी मदद करता है। बाल विकास को पढ़ के हम बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उनके एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, तो उसमें ये हमारी मदद करता है। अगला है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक, यूजफुल इन कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार करता है, क्यों करता है, किस कारण करता है, इन सभी का उत्तर हमें बाल विकास की मदद से प्राप्त होता है। उनके व्यवहार को, यदि वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको हम सुधार सकते हैं। देखिए जैसा यहाँ लिखा भी है कि बाल विकास के अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों, बुरे व्यवहार और कोई फालतू की आदतें उसने सीख ली है, तो उनको भी हम रोक सकते हैं, या उनको हम कम कर सकते हैं, या उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि उसने कोई गलत आदत सीख ली है तो उसको हम सुधार भी सकते हैं, किसी मदद से, बाल विकास की मदद से। तो बाल विकास पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में ये सहायता करें, हमें उनके व्यवहार को हम गलत दिशा से सही दिशा में मोड़ सकें, उन्हें अच्छा प्राणी बना सकें। तो बाल विकास हमारी इस क्रिया में मदद करता है। बच्चों के निर्देशन में, यूजफुल इन चाइल्ड गाइडेंस, हमें बच्चों का निर्देशन करना है कि भाई तुम्हें कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, कैसे तुम्हें अच्छा प्राणी बनना है, कैसे तुम्हारा मानसिक विकास होगा, इन सभी को बताने में हमारी मदद करता है। जैसे आप यदि हमसे पूछेंगे कि सर हमारा सीटेट के लिए गाइडेंस कर दो कि हमें सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये पढ़ना है, मैंने बताया भी है क्या क्या पढ़ना, और मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। यदि आप बोलेंगे कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये अभी मैंने बताया नहीं है कौन सी बुक पढ़नी है, आज या कल मैं चाहता था कि मैं इसका वीडियो बना दूं कि कौन सी बुक आप पढ़ें ताकि आप सीटेट बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएं। बाकी मैं आपको टोटल पढ़ाऊंगा, उससे बाहर नहीं होगा, उससे बाहर की बातें पेपर में नहीं होगी जो मैं पढ़ाऊंगा। पेडागॉजी बिल्कुल नहीं होगी, सीडीपी बिल्कुल नहीं होगी, मैथ बिल्कुल नहीं होगी, और ये तुम्हारी ईवीएस नहीं होगी, एसएसटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। अभी मेरी क्लासेस कम आ रही हैं, अभी मेरी एक क्लासेस आ रही है, कल एक मैथ की आएगी तो हो गई आपकी 2 क्लास। इसके बाद 25 के बाद 4 क्लास मेरी और एक मैथ की, 4 से 5 क्लास आएंगी आपकी। मतलब यहाँ से 3-4 घंटे की पढ़ाई कराई जाएगी। इतना ही आपको घर में पढ़ना है। टोटल 6 से 7 घंटे आप पढ़ेंगे और लगातार 3 महीने पढ़ेंगे, बिल्कुल रोज कंटिन्यू, एक भी दिन नहीं चूकेंगे, ना आप ना मैं। तो हमारा जो लक्ष्य है 120 का, हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऑनलाइन एग्जाम कैसे दें, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। जो ड्यूटी जिस शिक्षक की वहाँ पे लगी रहती है वो आपको पूरा क्लियर करके देता है, पूरा सिखाता है। आप पे जो नहीं बनता है आप उससे पूछ सकते हैं। पूछने का वैसे रहता कुछ नहीं है, लोग इसको हवा मचा के चलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम दिया नहीं ऑनलाइन। यदि इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, बाकी मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो। और इसके बाद जो हमारा बाल विकास है, हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो बाल विकास जो है बच्चों को निर्देशन, उनको गाइडेंस देने में हमारी मदद करता है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस देंगे, कैसे उन्हें गाइड करेंगे कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है लाइफ में, क्या कौन सी चीज़ें सीखनी है, कौन से अच्छे गुण सीखने हैं, कौन सी अच्छी आदतें सीखनी है, इन सबको बताने में हमारी मदद करता है। इसके बाद बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं, शिक्षक भी करता है और निर्देशनकर्ता भी करता है। और बाल व्यवहार को समझ, ये एग्जाम में ये आता है, एग्जाम में हमसे बनता नहीं है कि बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक, यूजफुल इन प्रिडिक्शन। हमें बच्चों का पूर्व कथन कैसे, ये पूर्व कथन, तो पूर्व कथन करने में बाल विकास हमारी मदद करता है। पूर्व कथन मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा हो तो लास्ट के जब 7-8 ओवर बचते हैं तो हम कहते हैं कि ये 280, 50 ओवर का मैच है तो हम कहते हैं कि 280 स्कोर बनने वाला है। ये हम पहले से कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि 45 ओवर हो गए हैं और 240 बन गए हैं या 235 बन गए हैं, तो उस हिसाब से हम कह देते हैं कि 50 ओवर में 280 रन बनने वाले हैं। ये हम पहले से ही कह देते हैं। पूर्व कथन पहले किया गया कथन, तो हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं, प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि ये टीम जीतेगी।
दो टीम खेल रही हैं, हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसमें अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये टीम जीतेगी। ये होता है पूर्व कथन करना। यदि आपको ना पता हो तो आप अपने नोट्स में इसको लिख लें कि पूर्व कथन का अर्थ क्या होता है। अब मैं बच्चों का उदाहरण देके आपको पूर्व कथन बताऊंगा। तो देखिए कि बाल विकास के आधार पर भिन्न भिन्न आयु स्तर पर लड़के लड़कियों की लंबाई में, भार में, बुद्धि में और उनके व्यवहार में और उनके व्यक्तित्व संबंधी पूर्व कथन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, किसी लड़के की लंबाई शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में ज़्यादा नहीं बढ़ी तो हम उसको, और हमने देखा कि उसके माता पिता की भी लंबाई कम है, तो हम कथन कह सकते हैं कि इस बच्चे के बड़े होने पर लंबाई कम रहने की आशंका है या इसकी लंबाई कम रहेगी। कोई बच्चा शुरू से दुबला पतला है बाल्यावस्था में, उसके पहले शैशवावस्था में, तो हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था या युवा अवस्था में ये बच्चा दुबला पतला ही रहेगा। यदि कोई मोटा है बचपन अवस्था में या जब छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मोटा ही रहेगा। या लंबा है तो हम कहेंगे हाँ ये लंबा है क्योंकि ये माता पिता भी इसके लंबे हैं। तो उसके कुछ गुणों को देख के हम उसका पूर्व कथन कर देंगे कि आगे जाके ये ऐसा ऐसा होगा। और ये किसी दूसरे ग्रह की बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले, हमारे घर में ये यहाँ की बातें हैं। यहाँ के बच्चे, आप देखें इन बच्चों को, कोई छोटा है बच्चा तो उसको देखे कि किसी की वो बड़ा हो गया है, अब उसकी हाइट छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि उसके माता पिता की भी छोटी है। ज़्यादातर ये हमें देखने को मिलता है। तो आप समाज में इनको देखें और इसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करें। इसके बाद सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक है बाल विकास। ये बाल विकास क्या करता है एक्चुअल में कि हमें बताता है कि बच्चों को कैसे चरित्रवान बनाएं, कैसे गुणवान बनाएं, कैसे आकर्षक बनाएं। तो ये अच्छे अच्छे गुण सिखाने में बाल विकास हमारी मदद करता है। एक शिक्षक के रूप में, एक माता पिता के रूप में कैसे हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, कैसे उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण देना है, इन सब में बाल विकास हमारी मदद करता है। और ये सारे गुण यदि बच्चे सीखते हैं तो सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायता करते हैं। यदि आपका बच्चा अच्छा है तो आप उस पर गर्व करेंगे क्योंकि आपके बच्चे में इतने सारे अच्छे गुण हैं और इसीलिए वो सुखी पारिवारिक जीवन की गारंटी देता है। तो बाल विकास सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक होता है। इससे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं बाल विकास के। इनसे क्वेश्चन आता है एक नए क्वेश्चन। 9 से 10 सिद्धांत, ज़्यादातर कहीं 8 कहीं 9 कहीं 10 इसी के आसपास सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। सिद्धांत का अर्थ होता है नियम। वैसे तो मेरा नाम भी सिद्धांत है, लेकिन ये मेरा नाम सिद्धांत दूसरा है, ये सिद्धांत दूसरा है। तो सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, रूल, रेगुलेशन। तो बाल विकास के सिद्धांत, बच्चों के विकास के नियम क्या है, कैसे उनका विकास होता है, उसके नियम क्या हैं, इसको कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके क्या नियम हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे और उन नियमों को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, सीख लेंगे और बच्चों का विकास करने में ये नियम हमारी सहायता करेंगे। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ लिया है कि बाल विकास हमें सहायता करता है इन चीज़ों में। तो जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। हम उसमें परिवर्तन देखते हैं कि नहीं देखते? बाल्यावस्था में कुछ परिवर्तन, शैशवावस्था में कुछ परिवर्तन, किशोर अवस्था में कुछ परिवर्तन, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। और अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों मतलब निश्चित नियमों के अनुसार होते हैं। इन सभी को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इन सभी को विकास के सिद्धांत या विकास के नियम कहा जाता है। सिद्धांत को आप नियम भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं आइए हम समझते हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, इसलिए हम इसको 2 बार अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि यदि आपने पढ़ा है और आ जाए एग्जाम में तो आप इसको क्लियर करके आएँ और 1 नंबर पक्का करें। तो अब ये है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत पहला कहा गया। देखिए पहला इसमें मैंने मिस कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहला क्या है। पहला है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत कि बालक का विकास जन्म से शुरू हुआ और निरंतर होता जाएगा, फिर चाहे वो शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोर अवस्था में हो। इन अवस्थाओं से होते हुए वो मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बालक का विकास होगा, निरंतर होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि जैसे निरंतर गिनती होती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है, ऐसे बालक का विकास भी रुकेगा नहीं, कभी निरंतर होएगा। प्रसवपूर्ण अवस्था से, जब माता के पेट में रहता है, प्रीनेटल स्टेज से विकास शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है, रुकेगा नहीं कभी। हाँ, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, मंद हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, अविराम गति से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट। डिफरेंट रेट मतलब आप में विकास की गति कुछ है, हम में विकास की गति कुछ है, आपकी स्पीड कुछ है, हमारी स्पीड कुछ है। तो विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह इसको विकास की दर का सिद्धांत भी कहते हैं। विकास की गति का सिद्धांत या विकास की दर का सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। विकास की गति का सिद्धांत या विकास की गति का सिद्धांत या विकास की दर का सिद्धांत, हिंदी में दो आते हैं और दो सिद्धांत, उसके अलग अलग नाम है। विकास की गति का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं और विकास की विभिन्न दरों का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। बालक विकास की विभिन्न दरों पर विकसित होता है। विभिन्न दरों मतलब डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। मैं इसको बता रहा हूँ आपको। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। हर व्यक्ति अलग अलग गति से, जैसे आपने देखा होगा कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, एक 200 की रफ्तार से चलती है और बुलेट ट्रेन 400 की रफ्तार से चलती है। इनकी गति अलग अलग है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति में विकास की अलग अलग गति होती है और वह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में बनी रहती है। उदाहरणतः जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होगा, मैंने पिछले उदाहरण में इसको बताया है कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होगा तो वो उसकी संभावना है कि वो बड़ा होने पर भी लंबा हो। जो व्यक्ति जन्म के समय या बाल्यावस्था में पतला है, उसकी संभावना है कि बड़ा होने पर वो पतला ही रहे ज़्यादातर। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और बहुत कम लोगों के साथ नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो यही सिद्धांत यह बताता है हमें कि जो बालक का विकास होता है उसकी गति भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति जल्दी लंबा होता जा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति सामान्य गति से हो रहा है। सबकी गति अलग अलग है, सबकी स्पीड अलग अलग है। जैसे एक ट्रेन की स्पीड अलग अलग है, कोई 100, कोई 200, कोई 400, ऐसे ही बच्चों के विकास की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी अलग अलग है। किसी की 100 है, कोई तेजी से लंबाई कर रहा है, कोई धीमे धीमे लंबा हो रहा है, कोई लंबा ही नहीं हो रहा है, नाटा रह गया है। ये सबकी स्पीड अलग अलग होती है। ये विकास का सिद्धांत हमें बताता है और ये हमारी एक शिक्षक के रूप में बच्चों के विकास में भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए, साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है जो जन्म के समय लंबा है, और जो छोटा है वो साधारणतः छोटा रहता है। अब अगला है विकास के क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, ये सीक्वेंस है एक। अब जैसे ये होता कि 1 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 3 आएगा, ये सीक्वेंस नहीं है। कि क्यों नहीं है सीक्वेंस? क्योंकि 1 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 3 आ रहा, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। सीक्वेंस इसमें बन रहा, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें सीक्वेंस बन रहा। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, सब में एक एक का अंतर है। ये एक सीक्वेंस बन रहा, ये एक क्रम बन रहा। तो आइए इसको समझते हैं, इस क्रम को समझते हैं हम। विकास क्रम का सिद्धांत, जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है। ये एक क्रम है कि जब बालक का जन्म होगा तो सिर्फ बालक रोना जानता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 3 माह में वह एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। इसके बाद 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। तो ये क्रम तो है और इसी क्रम को फॉलो करते हुए शैशवावस्था में कुछ विशेषताएं होंगी, बाल्यावस्था में कुछ विशेषताएं होंगी, किशोरावस्था में कुछ और युवावस्था में कुछ विशेषताएं होंगी। लेकिन इन विशेषताओं का एक क्रम होगा। जैसे एक क्रम है कि जैसे विकास की अवस्थाओं का एक क्रम है कि पहले प्रसवपूर्ण अवस्था आएगी, फिर शैशवावस्था आएगी, फिर पूर्व बाल्यावस्था आएगी, फिर उत्तर बाल्यावस्था आएगी, फिर पूर्व किशोरावस्था आएगी, फिर उत्तर किशोरावस्था आएगी। ये विकास की अवस्थाओं का एक क्रम है। इसी प्रकार विकास का विकास होता है कि पहले बालक रोना सीखेगा, फिर 3 महीने में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालना सीखेगा और 3 महीने में अपनी माँ को भी पहचानना सीखेगा। ऐसी सारी क्रियाएं क्रम से होती हैं विकास की। ये विकास का सिद्धांत हमें ये बताता है कि बच्चे के विकास की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित क्रम से संपन्न होती हैं। अचानक संपन्न नहीं होती और किसी में उल्टी सीधी संपन्न नहीं होती। एक क्रम होता है और इस क्रम का पालन करती हैं। तो ये विकास क्रम का सिद्धांत है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल
डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत हमें बताता है कि हमें किस दिशा में विकास, मतलब हमें किस दिशा में जाना है ये नहीं। जैसे हमें भोपाल से इंदौर जाना हो तो हम निर्धारित करते हैं कि भाई हमें किस दिशा में जाना है, उत्तर में जाना, दक्षिण में जाना, पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, किस दिशा में जाना है। तो विकास जो है, इसी तरह विकास का भी एक दिशा होती है कि विकास किस दिशा में जाएगा, तो उसी को कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। यहाँ नीचे से हम पढ़ेंगे कि ये विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि बालक के विकास की दिशा क्या है, सिर से पैर की ओर। इसको सेफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, हिंदी में सिरापदाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल। इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन भी आया है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया था, ऑप्शन में बताया था मैंने, बाकी इसको छोड़ दिया था क्योंकि लास्ट में मैं इसको कवर करूंगा अच्छे से। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो पहले सिर में होगा, फिर पैर में होगा। तो सिर से शुरू होते हुए पैर की ओर होगा और उसकी दिशा रहेगी सिर से पैर की ओर, ठीक है। और ये सिर से पैर की ओर जब बालक गर्भावस्था में रहता है वहां से होती है। जन्म के बाद तो ठीक है सिर से पैर की ओर विकास, लेकिन वहां भी शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में भी पहले सिर बनना शुरू होता है, उसके बाद शरीर के अन्य भाग बनते हैं। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। उदाहरणतः अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपना सिर उठाना सीखता है। सिर उठाना सीखता है तो पहले उसका सिर में विकास हुआ, अब धीरे 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 उसके और अंग विकसित होंगे। तो सिर से विकास शुरू होता हुआ पैर की ओर जाएगा, पैर के नीचे पॉइंट उंगलियों की ओर जाएगा। ये होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है और फिर पहले पूरे अंगों को चलाना सीखता है। पूरे अंगों को कैसे? जैसे हमारा हाथ है तो हम पहले पूरे हाथ को चलाना सीखते हैं, उसके बाद अंग के भागों को चलाना सीखते हैं। पहले पूरे अंग को चलाना सीखते हैं, उसके बाद अंग के भागों को चलाना सीखते हैं। मतलब पहले हम अपना पूरा हाथ चलाना सीखते हैं, फिर अपनी अंगुलियां चलाना सीखते हैं। हमारी 5 उंगलियां हैं जो हाथ में, हम उन 5 उंगलियों को बाद में चलाना सीखते हैं, उसके पहले हम पूरे हाथ को चलाना सीखते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि पहले हम पूरे हाथ को चलाना सीखते हैं, फिर हाथ की 5 उंगलियों को चलाना सीखते हैं, फिर इस हाथ की उंगली और 5 हाथ इस हाथ की उंगली दोनों को कनेक्ट करके चलाना सीखते हैं, और एक साथ फिर हम टाइपिंग करना भी सीख जाते हैं इन सब की मदद से। ये होता है इंटीग्रेशन। इन सब चीज़ों को हमने इंटीग्रेट कर लिया है आपस में, इनका एकीकरण कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा एक महान फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब फुटबॉल सीख रहे थे बचपन में, तो पहले वो पाँव से, हाथ से, दोनों से इसको चलाना सीखते हैं, फुटबॉल को दोनों से खेलना सीखते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने हेड पे फुटबॉल रख के, अपने सिर पे फुटबॉल रख के उसको घुमाते हैं, ना हाथ लगाते हैं ना पैर लगाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि वो सिर्फ अपनी एक उंगली पे फुटबॉल को नचाते हैं, एक उंगली पे फुटबॉल को घुमाते हैं। ये उनने क्या कर लिया? ये उनने इंटीग्रेशन कर लिया। तो विकास इसी तरह होता है। पहले आप हाथ पैर से फुटबॉल खेलना सीखेंगे। जब आप एक अच्छे दर्जे के खिलाड़ी हो जाएंगे फुटबॉल के, तो आप एक उंगली पे भी उस फुटबॉल को नचा देंगे। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। तो 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जैसे आपके, पहले मैं इसको पढ़ लूँ थोड़ा सा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि सभी विकास में परस्पर संबंध होता है। परस्पर मतलब आपस में संबंध होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट आने हैं लेवल 1 में, लेवल 1 का मैं उदाहरण दे रहा, सीटेट में 5 सब्जेक्ट आने हैं लेवल 1 में, और यदि आपको वास्तविकता में अच्छा स्कोर करना है तो मैंने पहले भी बताया है कि हर सब्जेक्ट में आपका 23 से 24 नंबर मार्क्स होना चाहिए। तो 24 पंचे 120 या 25 पंचे 125। यदि सब में आपस में संबंध होगा, किसी एक में कम आ जाएंगे तो हो सकता, फिर तुम्हें दूसरे में बहुत अच्छे लाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा स्कोर गिर जाएगा 120 से नीचे। तो उनमें आपस में संबंध बनाना जरूरी है। उन 5 विषयों के नंबरों में, उन 5 विषयों के नंबरों में आपस में अच्छे नंबर लाना जरूरी है। उनमें परस्पर संबंध, एक परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंध बनाना जरूरी है, नहीं तो आपका
जो स्कोर है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बालक के अच्छे विकास के लिए हमें उसका शारीरिक विकास को भी ध्यान में रखना होगा, उसके मानसिक विकास को, उसके संवेगात्मक विकास को, उसके भाषाई विकास को, इन सभी विकासों को हमें आपस में विकसित करना होगा, तब जाके वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा और अच्छा उसका विकास हो पाएगा। किसी एक विकास को अच्छा कर देंगे, उसका शरीर बढ़ा देंगे तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, उसका मानसिक विकास कर देंगे तो उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, तो वो बीमार रहेगा और विकास प्रभावित हो जाएगा। यदि उसको भाषाई रूप से अच्छी अच्छी बातें सिखा देते हैं, हाँ भाषाई विकास कर दिया, उसका अच्छी अच्छी बातें आती हैं उसको, लेकिन उसका मानसिक विकास है नहीं, उसकी तर्क शक्ति खत्म है, उसको चीज़ें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है ये नहीं आता, तो उसका भाषाई विकास भी काम का नहीं है। तो उन सब में परस्पर संबंध होना जरूरी है। जिस तरह आपके सीटेट के सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आना जरूरी है क्योंकि आपको पास होना है, इसी तरह यदि इनका विकास करना है बच्चों का, तो सारे विकास जो है उनका आपस में संबंध होना जरूरी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक अच्छी कमेंट कर दें आप हमारे नीचे चैनल पे, और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ किसी एक को ही सही लेकिन एक दोस्त को आप शेयर भी कर दें। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस। तो दो व्यक्ति जो है आपस में कभी समान नहीं होते। यदि दो जुड़वा व्यक्ति भी हैं, दो व्यक्ति जुड़वा हैं, दिखने में एक समान है, एक समान हाइट है, बच्चे हैं छोटे अभी जुड़वा पैदा हुए हैं, तो वो जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होंगे। किसी की जो रुचि है वो क्रिकेट में होगी, किसी की होगी कबड्डी में, किसी की होगी फुटबॉल में, किसी की होगी वॉलीबॉल में, किसी की रग्बी में, किसी की बास्केटबॉल में। उनकी रुचि अलग अलग होगी। किसी को मैथमेटिक्स पसंद होगा, किसी को साइंस, किसी को एसएसटी, किसी को साइकोलॉजी, किसी को पेडागोजी। उनकी रुचियाँ अलग अलग होंगी, उनकी योग्यताएं अलग अलग होगी, उनकी क्षमताएं अलग अलग होगी। यदि उनकी सब कुछ सेम भी है फिर भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा, कोई ना कोई डिफरेंट, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जरूर अलग होगी। यही सिद्धांत हमें बताता है कि यदि बच्चे जुड़वा भी हैं तो भी वो अलग होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें यही बताता है कि दो व्यक्ति यदि जुड़वा भी हैं और उनमें कुशलताएं एक सी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग होंगे। कोई ना कोई बात एक ऐसी होगी जो उनको दोनों से अलग करती होगी। जैसे उनकी योग्यताएं समान है, पढ़ने में दोनों अच्छे हैं, तो हो सकता है खेल में दोनों अच्छे ना हो, कोई खेल में बहुत अच्छा हो, कोई खेल में जीरो हो। तो ये होता है विकास की, मतलब कोई भी दो व्यक्ति आपस में कभी समान नहीं होंगे। हर व्यक्ति 7.5 बिलियन इस दुनिया की आबादी है, 7.5 अरब, तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग हैं। इतने ही प्रकार की वैरायटी हैं। ये ईश्वर प्रदत्त है, ये ईश्वर ने बनाया है, इसलिए ये सारे लोग अलग हैं। आज की डेट में कोई बनाता तो इतनी वैरायटी नहीं दे पाता वो, कि एक ही इंसान है, एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद भी 7.5 करोड़ लोग अलग अलग प्रकार के हैं। ये ईश्वर की महिमा है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस सिद्धांत को। और अगला है यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, आप मेल हैं, मनुष्य हैं, तो यदि आप मनुष्य है, भारत में आपने जन्म लिया है, चाहे आप यूरोप के किसी कंट्री में जन्म लिया हो, जैसे आपने फ्रांस में जन्म लिया, आपने अफ्रीका में जन्म लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया, आपने अमेरिका में जन्म लिया, आपने शमाना के घास के मैदानों में जन्म लिया, कहीं भी आपने जन्म लिया है, आप जैसे मनुष्य का विकास होता है उसी प्रतिमान का, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, एक पैटर्न 2 4 6 8, तो ये जो पैटर्न है ये किसको फॉलो कर रहा? ये फॉलो कर रहा कि एक एक डिफरेंस है इसमें, वो आगे भी ऐसे ही डिफरेंस रहेगा। ये पैटर्न फॉलो कर रहा कि 2 2 का डिफरेंस है इसमें। मैं और अच्छे से बताता हूँ। जैसे ये 2 4 6 8 10, ये एक पैटर्न बन गया। पैटर्न कैसा बन गया कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का अंतर है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 2 का अंतर है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सब में 2 2 का अंतर है। ये एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 आएगा, ऐसे आगे आता जाएगा। पैटर्न क्या है कि 2 को फॉलो कर रहा है। तो यही आपका पैटर्न है कि आप मनुष्य हैं, आप में जो विकास की गति है कि पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था जो आती हैं, इसी प्रकार सभी मनुष्यों में आएंगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाए। तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न।
इस संबंध में हरलॉक ने भी लिखा है कि इस संबंध में हरलॉक ने भी एक परिभाषा दी है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव हो, अपनी ही जाति के अनुसार विकास के पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न को फॉलो करता है अपनी ही जाति के अनुसार। इसके बाद अगला है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। ये एक सिद्धांत है बाल विकास का। ऐसे क्वेश्चन भी आया है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहले आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं पहले आप, तो आपसे उतनी अच्छी बाइक नहीं बनती। आप सामान्य बाइक चलाना जानते हैं, लेकिन फिर आपने इतनी अच्छी बाइक चलाना सीखती कि और लोगों से बहुत बढ़िया आप बाइक चलाते हैं, तो उसको कहेंगे कि हम बाइक चलाने में आपने विशिष्टता प्राप्त कर ली है। पहले आपने सामान्य लोगों की तरह सीखी, फिर आपने विशिष्टता प्राप्त कर ली। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल तो सभी खेलते हैं, लेकिन सभी सामान्य फुटबॉल खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस फुटबॉल को खेलते खेलते अभ्यास, मेहनत, लगन, अनुभव के द्वारा उसमें विशिष्टता प्राप्त कर ली। वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के क्षेत्र में, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पहले उनने सामान्य फुटबॉल सीखी, फिर उसमें वो स्पेशल हो गए। जैसे कोई एक टीचर है, सब टीचर वैसे शुरू में सामान्य पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उनमें इतना अनुभव आ गया कि वो बहुत विशिष्ट पढ़ाने लगे, बहुत अच्छा पढ़ाने लगे। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण। ये लास्ट है, ये हमारा लास्ट है। इसके साथ हम वीडियो खत्म करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करें, आपका उत्तर दिया जाएगा। बाकी यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं, तो आपको सीटेट पास करने की गारंटी दी जाएगी। आप हमारे यहाँ से सीटेट में 120 प्राप्त करेंगे यदि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं अंत तक आपके साथ बना हूँ यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो, यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो मैं यहाँ से दुगनी मेहनत करने को तैयार हूँ। और 20 तारीख को यानी कल तुम्हारी मैथ की क्लास आएगी, उसके 5 दिन बाद से पूरा टाइम टेबल सेट हो गया है, बस आपकी पूरी क्लासें आने वाली हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, दोनों में क्या अंतःक्रिया है, दोनों में क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, क्या इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में। तो विकास जो है सिर्फ देखियो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास ना तो केवल वंशानुक्रम से होता है कि माता पिता से तुम्हें बहुत अच्छे गुण मिल गए जन्मजात और तुम बहुत होशियार पैदा हुए हो, बहुत तेज बुद्धि के पैदा हुए हो। यदि तुम्हें अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो तुम्हारी वो बुद्धि किसी काम की नहीं है, तुम्हारा विकास नहीं होगा। यदि तुम्हें गंदा वातावरण मिल गया, बुद्धि तो तुम्हारी अच्छी है लेकिन तुम्हारी संगति गलत हो गई, तुम्हें गलत वातावरण दिया गया, तुम गलत चीज़ें सीख गए, तो तुम्हारा विकास नहीं होगा, भले तुमने अच्छी बुद्धि ले ली हो जन्म से। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण होता है बल्कि और न केवल वातावरण के कारण होता है कि तुम मंद बुद्धि पैदा हुए हो, तुम्हें वातावरण तो बहुत अच्छा दिया गया, उसके बाद भी तुम्हारा विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम मंद बुद्धि पैदा हुए हो, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि नहीं है। जितनी तुम्हारे पास बुद्धि होगी उतना तुम विकास कर सकोगे। इसलिए हमें अच्छी बुद्धि, अच्छा हमारा वंशानुक्रम होना जरूरी है विकास के लिए, और अच्छा वातावरण होना जरूरी है, दोनों की क्रिया जरूरी है। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनाया था सीटेट ने कि 50% वंशानुक्रम होता है बालक के विकास में और 50% वातावरण होता है। 50% वंशानुक्रम होता है, 50% वातावरण होता है। ये बना के दिया था। 95% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। जरूरी नहीं है कि आपको वंशानुक्रम से 50% गुण मिले हों, आधी आधी भूमिका हो दोनों की। हो सकता है वंशानुक्रम की थोड़ी सी ज़्यादा भूमिका हो, किसी को 200 IQ मिल गया हो। कौटिल्य पंडित का उदाहरण मैं देता हूँ तुम्हें। कौटिल्य पंडित को कितना अच्छा वातावरण मिला है, 200 IQ था उसका, बहुत कम लोगों का होता है 200 IQ। अल्बर्ट आइंस्टीन का था 200 IQ, तो 200 IQ मिला था कौटिल्य पंडित को। अब उसको थोड़ा सा भी वातावरण अच्छा मिल जाएगा ना, वो विकास कर जाएगा। तो ये होता है कि वंशानुक्रम किसी को बहुत अच्छा मिल गया, किसी को वातावरण थोड़ा कम भी मिल गया तो चल जाएगा।
किसी को कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि का पैदा हुआ जन्म से, वातावरण बहुत अच्छा दे दिया, नवोदय विद्यालय में पढ़ा दिया और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, अच्छा पोषण दिया घर पे, तो उसका विकास हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि 50% वंशानुक्रम 50% वातावरण। हो सकता है ये 60 हो, ये 40 हो, ये 40 हो, ये 60 हो, ये 30 हो, ये 70 हो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा था और 50-50 दे दिया था, जो कि ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि 50-50 हो सकता। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया कि कौटिल्य पंडित 200 बुद्धि लेके पैदा हुआ, मतलब बुद्धि बहुत तेज जन्म से। ये वंशानुक्रम की भूमिका है, वातावरण थोड़ा सा भी अच्छा मिल गया तो विकास कर जाएगा। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का एंड करते हैं और अपने अगले वीडियो में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह आपके हम 3 महीने यानी कि 90 दिन के आसपास आपकी तैयारी कराते रहेंगे, आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे अच्छे कंटेंट के साथ। और 25 तारीख के बाद हम धमाका करेंगे, हम 4 से 5 घंटे खुद मेहनत करेंगे और आपसे भी करवाएंगे और हम अपने 120 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।